सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 30.2 के क्वेश्चन नंबर 11 और उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले के क्वेश्चन अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैं अपलोड कर चुकी हूँ बेटा। और ये 11th क्वेश्चन है हमारा, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच दैट। हमें दो इवेंट्स ए और बी दिए गए हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंट हैं। इस बात को आपने हाईलाइट कर लेना क्योंकि ये रिजल्ट हमें काम आएगा। सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.6, देन फाइंड दीज 4 रिजल्ट्स। पहला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी है और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ये देखिए भाई, आपको क्लियर कट कहा गया है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है दैट इज़ वेरी इजी। हम अपने क्वेश्चंस में, अपने पिछले एग्जाम्पल्स में कर चुके हैं कि व्हेन टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये हमारे पास है 0.3 इंटू 0.6 एंड 3 6 जब भाई 18 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.18। सो इजी, बिल्कुल आसान था। अब हम आते हैं बेटा सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। इसी को जब हम ए एंड नॉट बी, ए तो हैपन हो रहा है बट बी नहीं हो रहा, तो इसे जब आप सिंबल में लिखोगे, ध्यान देंगे, तो ए एंड का मतलब इंटरसेक्शन, नॉट बी का मतलब बी डैश। अब आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था लास्ट सेकंड एग्जाम्पल, ये थे अपने भाई एग्जाम्पल नंबर 14 एंड 13। तो उसमें मैंने आपको वेन डायग्राम से ये बताया था, शायद हमारी इस रजिस्टर में भी वो कहीं मेंशन तो है। इफ़ आई सर्च फॉर दैट, वेट ए मिनट बेटा। अभी हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कर रहे हैं और जस्ट ए मिनट, यस, ये रहा हमारे पास। हमें इसी रजिस्टर में ये रिजल्ट अपना मिल जाता है कि ये रिजल्ट जो मैंने आपको दिया था, ये वाला ई क्या है, ये जो सर्कल ई है वो ई माइनस एफ और ई इंटरसेक्शन एफ की यूनियन से बना हुआ है। क्लियर? तो इसी रिजल्ट को हम यहाँ पर मान लीजिए ये अपना ए सेट है और ये बी को डिनोट कर रहा है। भाई ये ए है, ये बी है, तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये क्या है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी है। और जो ये वाला पोर्शन है ये क्या है हमारा, ए माइनस बी है। और ए माइनस बी को हम दूसरे तरीके से एक और कैसे लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है ये सारा, अगर मैं इसे अदर कलर से करती हूँ तो जो ये रेड वाला पोर्शन है ये सारा, ये तो अपना ये है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये वाला जो पोर्शन है भाई ये है ए इंटरसेक्शन बी। और इन सब को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर ये हमारा कंप्लीट क्या बन रहा है, ए बन रहा है। तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज़ करने जा रहे हैं कि क्लियरली ये देखो ना, दोनों बिल्कुल डिसजॉइंट हैं ये इवेंट्स हमारे। तो ए क्या बन रहा है, ए इज इक्वल टू, ये ध्यान देंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन, दोनों को मिलाना है, यूनियन क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। ओके भाई, ये क्या बन जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ये हो गया हमारा, ये इतना तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, दोनों को मिलाकर हो गया ए। और ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, दोनों की इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सब रिजल्ट्स हम अपनी 11th क्लास से लेकर चल रहे हैं। तो ये देखिए, अब इसको हमने फाइंड करना, यही है ना हमारा क्वेश्चन। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको इधर रखिए, बाकी को लेफ्ट में ले जाइए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको ये सेट अच्छे से आपने कर रखा है 11th क्लास में, तो ये रिजल्ट हमारे पास डायरेक्ट भी होता है, जिसे मैं यहाँ एक सेपरेट कलर के पेन से आपको लिख के बताती हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपका क्या होता है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यानी पूरे ए में से अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दे तो ये बच जाता है। तो ये प्रोबेबिलिटी इन दोनों का क्या हो जाती है, यहाँ पर मतलब तीनों हम इधर भी प्रोबेबिलिटी लगा देंगे, इधर भी और इधर भी। तो आप कैसे भी इस रिजल्ट को मॉडिफाई करके आप यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ऑलरेडी, कितनी है भाई 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने जस्ट कैलकुलेट की है 0.18। तो ये कितने हो जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये 30 मान के चले तो 30 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो 0.12 आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। क्लियर? तो ये कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था हमारे लिए। अब हम आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पर। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, या कहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमारा क्या बनेगा भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? और ये सब वैल्यूज़ हमारे पास हैं, तो 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18, इट विल बी 0.9 माइनस 0.18। इसको 90 मान लीजिए, 90 में से 18 आप माइनस करेंगे तो 0.72। तो ये भी हमारा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब हम आगे चलते हैं हमारे पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट 4 क्या है, नाइदर ए। देखें, ध्यान दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नोर बी, और ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो नाइदर ए नोर बी क्या बनेगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ये हमारा क्या बनेगा एक्चुअल में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ऑलरेडी सॉल्व है, दैट इज 1 माइनस 0.72, एंड आवर आंसर विल बी, भाई ये सब्ट्रैक्ट तो आप कर सकते हो 1.00 में, तो 0.28 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था, जिसके हमारे 4 पार्ट्स थे, जिसमें हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही थी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, 3 बार एक डाई को टॉस किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। देखो बड़े ध्यान से समझना है भाई, एक डाई को 3 बार टॉस किया गया है, 3 बार डाई को टॉस कर रहे हैं। डाई अपना लूडो खेलते हैं जब हम सब यूज़ करते हैं, वी ऑल वेरी वेल नो। तो ये डाई को जब आप 3 बार टॉस करते हैं, जब एक बार टॉस कर हम डाई को करते हैं तो भाई हमारा 6 आउटकम्स आते हैं, और 2 टाइम्स जब आप करते हो तो आपके 36 आ जाते हैं, और 3 टाइम्स जब आप करते हो तो 216, और ये बहुत बड़ा अपना जो है सैम्पल स्पेस बन जाता है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करेंगे। आप सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए। देखिए, एक रिजल्ट मैंने आपको, हम 10th क्लास से करते आ रहे हैं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। अब ये देखिए कि आप एक छोटी सी बात को समझें कि जब हम एक डाई को 3 बार रोल करेंगे, ये मान लीजिए 3 बार हमने डाई को टॉस किया, रोल किया, तो क्या होगा कि तीनों में कम से कम एक बार, चाहे 1 पे, चाहे 2 पे, चाहे तीनों पर ओड नंबर आए, या तो ऐसा होगा। क्लियर भाई? जब हम 3 बार रोल कर रहे हैं तो 2 बातें ही होंगी कि एट लीस्ट, ध्यान देंगे मेरी बात पर, कि एट लीस्ट 1 ओड नंबर जरूर आएगा किसी भी डाई पर। भाई एट लीस्ट का क्या मतलब है, कम से कम एक बार तो ओड जरूर आएगा। हो सकता है दोनों पे भी आ जाए और तीनों पे भी, प्लस में, या फिर क्या होगा, और नो ओड नंबर, या फिर हो सकता है कोई भी ओड नंबर ना आए। क्लियर भाई? देखिए ना, एक सिंपल सी बात है, आपने कोई एग्ज़ाम दे दिया, तो 2 ही बातें होंगी, या तो आप पास होंगे या आप
नॉट पास, यानी कि आप फेल होंगे। मान लीजिए कंपार्टमेंट का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं है कि भी हम बच्चे की कंपार्टमेंट ला रहे हैं। एक सिंगल टेस्ट है, आपने कोई कंपटीशन टेस्ट दिया है, आपने किसी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, तो आप या तो उस इंटरव्यू में पास हो जाएंगे या आप उस इंटरव्यू में पास नहीं होंगे। कोई वेटिंग लिस्ट आपके लिए वहाँ नहीं होगी। तो ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और हम इनको कह सकते हैं कि एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, जिनसे पूरा आपका सैंपल स्पेस कवर हो जाता है। और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज कितना होता है? 1 होता है। आप जैसे कॉइन को टॉस कर रहे हैं, समझे मेरी बात को, आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा, दो ही बातें होंगी, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम आपका 1 हो जाएगा। तो जब भी आप 3 डाई को रोल कर रहे हैं तो या तो तीनों पर कोई भी ओड नंबर नहीं आएगा या तीनों में से किसी एक पर तो कम से कम ओड नंबर जरूर आएगा। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो उन दो इवेंट्स को हम ई और ई बार नाम देंगे। अब मेरी बात को समझें कि कोई ओड नंबर ना आए, कोई ओड नंबर नहीं आ रहा, 3 डाई हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? भाई 3 डाई हैं, तीनों पर या तो कोई भी ओड नंबर नहीं आएगा, कोई भी ओड नंबर नहीं आएगा, या कम से कम एक बार ओड नंबर जरूर आएगा। अगर मैं इसको ई नाम देती हूँ तो ये ई बार हो जाता है, और इसके अलावा पूरे सैंपल स्पेस में कोई इवेंट हो ही नहीं सकता। आप 216 इवेंट चेक कर सकते हैं कि 1 1 1 1 1 2 1 1। अब इस पे क्या है? हर बार ओड है, 2 बार ओड है, और इस पे क्या है? कोई ओड नंबर नहीं है। तो या तो ऐसे केस मिलेंगे हमें जिन पर कोई ओड नंबर नहीं है, या ऐसे केस मिलेंगे जिन पर एटलीस्ट कम से कम एक बार तो ओड नंबर जरूर आ रहा है। तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी का ओवरऑल सम होगा वो कितना होगा? 1 होगा। क्लियर? अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, भाई ध्यान देना। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इस इवेंट की, और ये बहुत लंबा पड़ेगा। उसकी बजाय अगर हम कोई भी ओड नंबर ना आए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें और इसे 1 में से माइनस कर दे तो हमारे इस रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो नो ऑड नंबर का मतलब तीनों ही डाई पर कैसा नंबर आ रहा है? इवन नंबर। तो तीनों डाई पर इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे, और अगर हम उसे 1 में से माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो इस बात को अब हम लिखते कैसे हैं? चलिए, क्योंकि लिखना भी हमें पड़ेगा, तो थोड़ा सा हम ऐसे लिखेंगे कि व्हेन वी रोल अ डाई, और थ्रो हम रोल ही करते हैं वैसे हम डाइस को, व्हेन वी रोल अ डाइस थ्राइस, यानी 3 बार हम जब रोल करते हैं तो 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैपन। ठीक है भाई, ई हमारा इवेंट हो गया कि एट लीस्ट वन ऑड नंबर, एटलीस्ट 1 ओड नंबर। ठीक है भाई। और ई डैश हमारा क्या हो गया कि नो ओड नंबर ऑन एनी डाई, नो ओड नंबर ऑन एनी रोल। हम एनी रोल लिखेंगे, यहाँ पर एक डाई को 3 बार फेंका जा रहा है ना, तो किसी भी रोल करने पर भी हमारे पास कोई भी ओड नंबर नहीं आ रहा है। तो जब हमारे पास कोई भी ओड नंबर नहीं आ रहा है तो ई डैश का क्या मतलब हो गया? ई डैश का मतलब हो गया कि वी हैव इवन नंबर 3 टाइम्स। ठीक है भाई, तो इवन नंबर अक्कर 3 टाइम्स, 3 बार इवन नंबर आ रहा है। अब इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 3 बार में नहीं लेनी है, सिंगल थ्रो में लेनी है। तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन वी थ्रो अ डाइस वंस, एक बार हम लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है भाई? 3/6 यानी 1/2। ओके, तो 3 टाइम्स इवन नंबर हमारा आ रहा है, उसको हमने ई डैश नाम दिया है। अब इवन नंबर को क्या नाम दें? ई नहीं दे सकते, तो लेट ए बी द इवेंट दैट एन इवन नंबर अक्कर ऑन सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है,
ऑन सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। तो सिंगल थ्रो ऑफ डाई में ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। अब हम बात करते हैं ई डैश की। तो ई डैश क्या है भाई, तीनों थ्रो में हमारा इवन नंबर आए और ये इंडिपेंडेंट है भाई, एक दूसरे पर डिपेंड तो कर ही नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल भी डाई हर बार हम अलग अलग रोल कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा 1/2 1/2 1/2 दैट इज 1/8। यानी कि तीनों डाई पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/8। तो तीनों डाई पर इवन नंबर ना आए, तीनों पर ही इवन ना आए, तीनों पर ही इवन ना आए, एटलीस्ट वंस हमारे पास एक ओड नंबर जरूर आए, तो वो क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, बिल्कुल वही लैंग्वेज लिख दीजिए जो क्वेश्चन में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट वंस। क्लियर, ये क्या बन जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, यानी 1 माइनस 1/8, और ये हमारा क्या हो जाएगा 7/8। तो अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा भी। एटलीस्ट वंस का मतलब अब 216 टाइम्स में से अगर आप ओड नंबर वाले इवेंट सर्च करने लग गए तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अगर हम ओड इवन 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 ओड ओड लेके चलते हैं तो भी बहुत ज़्यादा केसेज बन जाएंगे। तो कई बार क्वेश्चन को हम कॉन्ट्राडिक्टरी वे में भी करते हैं कि हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी उस इवेंट को ना लेकर हमने उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली और उसे 1 में से माइनस करके हमने अपने गिवन इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड की है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम विद रिप्लेसमेंट। विद है भाई, विद रिप्लेसमेंट का मतलब हमारे पास जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं है, हर बार हमारे पास इक्वल नंबर की बॉल्स मिल रही हैं और वही बॉल्स हमें भाई जो हमारा आउटकम है उसके लिए मिल रही हैं। तो 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए बॉक्स कंटेनिंग 10 ब्लैक एंड 8 रेड बॉल्स। 10 ब्लैक हैं और 8 रेड बॉल हैं हमारे पास, यानी टोटल हमारे पास कितनी बॉल्स हैं 18। ये सब स्टेटमेंट आपने जब क्वेश्चन करने हैं आपको बड़े अच्छे से करनी है। टोटल बॉल्स कितनी हैं 18, आप लिख दीजिए यहाँ पर 10 ब्लैक एंड 8 रेड। जितना अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उतना बेटर रहेगा। अब 2 बॉल निकाली हैं तो 2 इवेंट हमारे अक्कर हो रहे हैं, तो इनके 3 केस बना दिए कि बोथ बॉल्स आर रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। फर्स्ट बॉल इज ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, इसकी निकालिए। 1 इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। देखिए कितना फर्क है लैंग्वेज में, 3 केसेस हमने करने हैं। तो फर्स्ट केस ये हम ले लेते हैं, बोथ बॉल्स आर रेड। लेट आर, नाम देना है सबसे पहले तो इवेंट को। लेट आर बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल आउट। एक रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी है, इवेंट है, उसको हमने आर नाम दे दिया। अब हमारा केस क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल्स आर रेड। तो दोनों ही बॉल्स जब आपकी रेड हैं तो आर आर बन जाएगा। अब यहाँ पर ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लगेगी क्योंकि बॉल को निकालने के बाद रिप्लेस किया गया है। तो पहली बार जब हम बॉल निकाल रहे हैं तब भी 18 में से ही निकाल रहे हैं और रेड कितनी है 8 है। क्लियर, तो ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। फिर उस बॉल को निकाला और वापस रख दिया। भाई देखिए हमारे पास 18 बॉल हैं, हमने थैले में हाथ दिया, रेड बॉल निकाली 8/10। क्लियर, दोबारा बॉल को वापस रख दिया, शफल किया, फिर हमने बॉल बाहर निकाली, फिर हमारा क्या हो जाएगा 8/10। तो 8/10 इंटू 8/10 ये कैंसिल करोगे तो 4/5 इंटू 4/5 दैट इज 16 आई थिंक यस 10 नहीं है भाई, ये 18 है। 8/18 8/18 और 4/9 4/9, तो ये हो जाएगा बेटा जी 16/81 है ये। क्लियर, ये 9 था, 18 बॉल्स थी ना हमारे पास। तो ये हमारा जो फर्स्ट केस था बिल्कुल आसान। सेकंड क्या कहता है कि 2 बॉल्स जो हम बाहर निकाल रहे हैं उसमें फर्स्ट इज ब्लैक, श्योर, मतलब बिल्कुल पहली बॉल ब्लैक ही है और दूसरी बॉल रेड ही है। तो अब आप लिख लीजिएगा लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल। बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल आउट। गेटिंग अ ब्लैक बॉल आउट। तो हमारा जो इवेंट है सेकंड वाला वो क्या है, फर्स्ट ब्लैक और सेकंड रेड। भाई
एक दूसरे को अफेक्टेड तो कर ही नहीं रहे हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। वैसे भी आप इसे मल्टीप्लिकेटिव रूल से भी कर सकते हो। तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, कितनी है 10/18, और रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8/18, 2 5 जा 2 9 जा 2 4 जा, दैट विल बी 20/81। गॉट माई पॉइंट। इतना मुश्किल नहीं था। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी हमने लगा दी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। थर्ड केस देखिए अब आपका क्या है। थर्ड केस थोड़ा सा डिफरेंट है कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड। तो जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं कि वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, तो दो केस हमारे पास आते हैं। वन इज ब्लैक एंड अदर इज रेड implies 2 केसेस। 2 केस बनते हैं। पहले केस को मैं ए नाम दे देती हूँ क्योंकि ए कहीं आया नहीं है हमारा, तो ए नाम हमने क्या दे दिया कि फर्स्ट बॉल ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, जिसे हम बी आर नाम दे देते हैं। क्लियर। अब बी नाम तो दे नहीं सकती तो मैं इस इवेंट को नाम दे देती हूँ, कोई सी नाम दे देती हूँ। भाई देखो ना, क्वेश्चन क्या है कि एक बॉल ब्लैक है और एक बॉल रेड है। कौन सी ब्लैक है कौन सी रेड है ये हमें श्योर नहीं है, तो हम कह देते हैं कि वन इज ब्लैक एंड हम क्या लेते हैं कि मान लिया पहली ब्लैक है दूसरी रेड है, या पहली रेड है फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज ब्लैक, और सेकंड बॉल जो है हमारी वो ब्लैक है, तो ये हो जाएगा रेड ब्लैक। तो हमारा जो टोटल केस हमारा बनेगा वो क्या बन रहा है कि ब्लैक रेड और रेड ब्लैक हमारा बन रहा है। व्हाट माय पॉइंट। भाई या तो फर्स्ट ब्लैक है सेकंड रेड है, या फर्स्ट रेड है सेकंड ब्लैक है, इसके अलावा कोई केस हो नहीं सकता। और ये दोनों सेपरेट है, तो और किस में बदल जाएगा, यूनियन। यूनियन मीन्स क्या बन जाएगा, एडिशन। तो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर बी। क्लियर। तो इसको अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं भाई। I write here probability of BR plus probability of RB। इसको भी अब आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से probability of B इंटू probability of R, probability of R इंटू B, इंडिपेंडेंट है ये। ब्लैक कितनी थी भाई 10/18 और ये 8/18। रेड कितनी थी भाई 8/18 इंटू 10/18। ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो भी हमने पीछे किया है। तो हमारा इनका दोनों का आंसर आ रहा था 20/81 प्लस 20/81, तो आवर आंसर विल बी 40/81। यानी लगभग 50% हमारे पास चांस है कि एक ब्लैक और एक रेड ही बॉल हमें मिलेगी। क्लियर। अभी कोई डाउट अगर आपको रह जाता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन। चलिए अब हम करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14। प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग specific problem independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively। क्या कह रहा है ये इसमें, प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको इंडिपेंडेंटली अलग अलग सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है ए और बी की, वो 1/2 और 1/3 है। तो मान लीजिए कि ई हमारा, लेट ए हमने क्या ले लिया इवेंट की, ए सॉल्व द प्रॉब्लम। ए सॉल्व द प्रॉब्लम। भाई ए नाम का बच्चा है या ये जो भी एनी पर्सन है, वो अगर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो उस इवेंट को हमने ए नाम दे दिया। एंड इफ बी सॉल्व्स द प्रॉब्लम, तो उस इवेंट को हमने बी नाम दे दिया। तो जो ए की प्रोबेबिलिटी है भाई वो 1/2 है, और बी की प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है, और इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल कह दिया गया है। इफ रीड, अब हम आगे रीड कर रहे हैं। इफ बोथ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, इकट्ठे नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई एक टेस्ट हुआ उसमें दोनों को बैठा दिया और भाई करें, अलग अलग, ए को अलग से दी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बी को अलग से दी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। ठीक है भाई, इस बात को ध्यान रखें कि हमने किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो वो प्रॉब्लम थी, जो भी वो क्वेश्चन था, वो सॉल्व हो गया। अब ये बात है ना, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करनी है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने से। तो इफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी। इफ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो क्या बात हो रही है, जब प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो या तो ए ने सॉल्व की या बी ने की, आइदर ए सॉल्व्ड
और बी सोल्ड, और हो सकता है दोनों ने भी की हो। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी कहेंगे हम। क्लियर। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो भैया तो ए ने की है या बी ने की है, और हो सकता है दोनों ने भी की हो। तो ये वाला जो केस हमारा बनता है वो क्या बनता है, ए यूनियन बी। तो ये जो प्रोबेबिलिटी बनेगी एक्चुअल में वो क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास है, ए इंटरसेक्शन बी तो नहीं है हमारे पास। भाई निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो बिकॉज ए एंड बी आर सॉल्विंग इंडिपेंडेंटली, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए एंड बी आर सॉल्विंग इंडिपेंडेंटली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी, यानी 1/2 इंटू 1/3 यानी 1/6। और इस रिजल्ट को आप ये एरो एरो लगा के नहीं कीजिएगा अपने नोटबुक में, आप पूरे तरीके से कीजिएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है वो क्या बन जाएगी, 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/6, ये अपना बन जाएगा 5/6 माइनस 1/6, और ये हो जाएगा 4/6, और 4/6 आपका कितना हो जाएगा, 2/3। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट केस की प्रॉब्लम सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 3 में से 2 बार है, यानी मैक्सिमम चांसेस हमारे पास हैं 66% के आसपास। क्लियर, बात समझ आई आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एग्जैक्टली यानी केवल एक बच्चा सॉल्व कर पा रहा है। अगर ए ने सॉल्व की है तो बी ने नहीं की है, और बी ने प्रॉब्लम सॉल्व की है तो ए ने नहीं की है। तो इसको भी आप थोड़ा डिटेल में लिखेंगे। इस बात को आप लिख लेना, वो जो लैंग्वेज है ऊपर से कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम। तो 2 केसेस अराइज। भाई पहला केस क्या है, पहले केस को आप ई नाम दे दीजिए, ए सॉल्व्स बी नॉट, बी सॉल्व नहीं कर पा रहा। एफ केस क्या होगा कि बी सॉल्व्स एंड ए नॉट। क्लियर। भाई यही, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा हमारे पास कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। एक ही बच्चा प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, तो या तो ई बनेगा केस या एफ बनेगा, यानी ए ने की है बी ने नहीं की है, बी ने की है ए ने नहीं की है। तो ये क्या बन जाएगी, ए बी डैश, और का मतलब यूनियन, और यूनियन हमारी हो जाती है प्लस में। क्लियर। अब इसे आप सेपरेट कर दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब ये डैशेस नहीं है हमारे पास, तो इन डैशेस को आप आगे निकाल लीजिए। भाई ए की प्रोबेबिलिटी, ये देखिए ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो ए डैश की भी 1/2 हो जाएगी, बी की 1/3 है। मैं यहाँ पर आपके लिए ज़रा इसको सेपरेट करके एक बार कर देती हूँ, आप अपना नोटबुक में पहले कर लीजिए, बाद में पहले निकालना। देखो रटना नहीं है, किसी क्वेश्चन को क्रैम नहीं करना है, जहाँ जरूरत पड़ रही है हम वहीं पर उसको सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें ए डैश की जरूरत पड़ी तो हमने ए डैश निकाल दिया, तो ये हो गया 1 माइनस 1/2। और बेटा जी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश क्या हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी 1 माइनस 1/3 यानी 2/3। अब हम इन वैल्यूज़ को जब यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं इस पर, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज ले रही हूँ, तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, देखिए हैव ए लुक। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/2, बी नॉट है 2/3, प्लस बी की प्रोबेबिलिटी है भाई 1/3, और ए नॉट है 1/2। ये बन जाएगा 2/6 प्लस 1/6, 3/6, दैट इज 1/2 आ जाएगा हमारा ये आंसर की भाई प्रॉब्लम एग्जैक्टली कोई एक बच्चा सॉल्व कर रहा है। ओके, ये थोड़ा सा भाई अपने दिमाग के क्वेश्चन है, इनमें हमें अपनी जनरल नॉलेज भी यूज़ करनी है। चलिए, ये थोड़े से 3-4 क्वेश्चन थोड़े हटकर थे, थोड़े डिफरेंट थे, थोड़े से अटपटे से थे। अब ये वाला क्वेश्चन हमारा बड़ा आसान सा है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स में से एक कार्ड ड्रॉ किया गया है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज आर द इवेंट्स इंडिपेंडेंट। ये देखिए 3 केस दिए गए हैं ई और एफ के। ई है, एफ है, ई है, एफ है, ई है और एफ है। कौन सा इंडिपेंडेंट है ये मैं अब आपको शॉर्ट में कराने जा रही हूँ। पहला पार्ट हम लेते हैं, द कार्ड इज स्पेड। स्पेड कितने होते हैं भाई? 13 होते हैं, तो ई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 13/52 यानी 1/4। ये आप अपना एक्सप्लेन करके अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। एफ, द कार्ड इज एन एस। एस कितने होते हैं? 4 होते हैं, तो ये हो जाएगा भाई 4/52 यानी 1/13। अब हमने शो करना है इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंसी के लिए हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब है? स्पेड भी हो और एस भी हो। अब एस के कितने, स्पेड के कितने एस होते हैं? एक ही होता है, तो ये हो जाएगा 1/52। क्या इन दोनों की प्रोडक्ट इसके इक्वल आ रही है? इट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/13, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ की जो प्रोडक्ट है वो ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ के इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सिंपल, क्लियर। चलिए अब सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड भी बहुत आसान है। कार्ड इज ब्लैक। भाई ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 26/52 यानी 1/2। किंग, किंग कितने होते हैं भाई हमारे पास? 4 होते हैं, तो 4/52 यानी 1/13। और इंटरसेक्शन ब्लैक किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं ब्लैक किंग, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/52 यानी 1/26। और इन दोनों की प्रोडक्ट भी कितनी आ रही है? 1/26 ही आ रही है। तो इसका मतलब ये भी कैसे इवेंट हो जाएंगे? इंडिपेंडेंट। तो सेकंड पार्ट भी इवेंट हो गया। चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। ई, ध्यान देंगे, द कार्ड ड्रॉन इज ए किंग और क्वीन। किंग 4 और का मतलब जमा हो जाए, क्योंकि किंग सेपरेट होते, क्वीन सेपरेट होते। 4 किंग है, 4 क्वीन है, तो ई की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी हो जाएगी 8/52। 4 2 जा 8 एंड 13। क्लियर भाई। एफ की जो प्रोबेबिलिटी है, क्वीन और जैक, 4 ही जैक होते हैं, 4 ही क्वीन होती हैं, तो अगेन 8/52 यानी कि 2/13। क्लियर। अब हम बात करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ की। ध्यान देंगे, यहाँ है किंग हो या क्वीन हो, यहाँ है क्वीन हो या जैक हो, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में क्या मैच करेगा? ओनली क्वीन मैच करेगी। तो क्वीन कितनी होती है? क्वीन्स हमारी 4 होती हैं, तो 4/52 दैट इज 1/13। और 1/13 इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो ये इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, ये इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। गॉट माई पॉइंट। ये देखिए, 1 मिनट पे आपको दिखा नहीं होगा, मैं यहाँ दिखा दूं कि इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/13 है, और इन दोनों की प्रोडक्ट आ रही 4/13, जो कि इक्वल नहीं है। चलिए अब हमारे पास केवल 3 ही क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं। कम टू द क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये भी जरा बहुत आसान है। ये भी, इन ए हॉस्टल 60% ऑफ द स्टूडेंट्स रीड हिंदी न्यूज़पेपर। 60% बच्चे ऐसे जो हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, 40% ऐसे हैं जो इंग्लिश का पढ़ते हैं, 20% ऐसे हैं जो दोनों पढ़ते हैं। अब ये परसेंटेज कितने में से है भाई? आउट ऑफ 100। तो आप क्या कीजिएगा कि आप मान लीजिएगा लेट एच बी द सेट ऑफ स्टूडेंट, या एच बी द इवेंट। देखिए एक स्टूडेंट को, देखिए ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक स्टूडेंट को चूज किया गया है। तो इवेंट दैट स्टूडेंट स्टडीज हिंदी न्यूज़पेपर। हिंदी न्यूज़पेपर, एक बच्चा हिंदी का पेपर पढ़ रहा है, तो वो हिंदी का पढ़ रहा है, तो हिंदी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी? हिंदी की प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 60/100। 23 या 60, 25 या 100। ई फॉर इंग्लिश का पेपर पढ़ रहा है बच्चा, तो 40/100 भाई 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। दोनों पेपर पढ़ रहा है बच्चा, तो हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश आपका कितना हो जाएगा भाई? 20/100 यानी 1/5। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? ए पार्ट क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम। 60% हमारे बच्चे हिंदी का पढ़ रहे हैं, 40% इंग्लिश का पढ़ रहे हैं, 20% बोथ पढ़ रहे हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक स्टूडेंट है, शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर, यानी ई डैश इंटरसेक्शन एच डैश। और ये हमारा एक्चुअल में क्या है? ई यूनियन एच का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच। ई यूनियन एच अभी हमने निकाला नहीं है,
कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन। इट विल बी बेटा जी 3/5 प्लस 2/5 माइनस 1/5, 3 + 2 5 माइनस 1 4/5। और इस वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो 1 माइनस 4/5 और ये हो जाएगा 1/5। क्लियर। बी पार्ट बहुत आसान, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई है। इफ़ शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, जो स्टूडेंट चूज़ की है हमने वो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ती है, देन है ये, असल में यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, हमें समझना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि वो इंग्लिश का भी न्यूज़पेपर पढ़ेगी। यानी असल में क्या है कि हिंदी का तो वो पढ़ ही रही है, कंडीशन पहले ही लग चुकी है कि हिंदी का पेपर तो वो पढ़ ही रही है, इंग्लिश की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट शी स्टडीज शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर, ये कंडीशनल हो गई। तो क्या बन गई, ई इंटरसेक्शन एच बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। इंटरसेक्शन की क्या है भाई हमारी 1/5, हिंदी की क्या है भाई हमारी 3/5, कैंसिल करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। और ऐसे ही हमारा सी पार्ट है कि अगर वो ऑलरेडी इंग्लिश पेपर पढ़ती है तो हिंदी की क्या होगी। तो ये मैं आपके लिए एज होमवर्क छोड़ती हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बहुत आसान है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन नंबर ऑन ईच डाई व्हेन ए पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। 2 बार डाई रोल की है और दोनों पर इवन प्राइम नंबर आए। भाई कितने आउटकम होते हैं, टोटल 36 होते हैं। इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, और दोनों पे आना चाहिए 2 2। भाई आपको सिंपल सी बात है, ये सैम्पल स्पेस तो कोई बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हम अपनी बहुत 9th-10th क्लास से ये वाला सैम्पल स्पेस बनाते आ रहे हैं। तो इस सैम्पल स्पेस में केवल अकेला इवेंट ये होता है जिसमें दोनों पर इवन प्राइम नंबर आता है 2 2। तो एक इवेंट है हमारा, कितने में से, 36 में से। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी 1/36 और राइट चॉइस हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेकिन ये थोड़ा सा हमें ध्यान से करना है, ये मैं वैसे आपको पहले करवा चुकी हूँ एग्जाम्पल में। देखें ध्यान से, 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इफ 2 इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ दे आर एक्सक्लूसिव। तो ऐसा तो होगा नहीं। अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे मैंने आपको क्लियर कट बताया था, जो एक्सक्लूसिव हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं होते, जो इंडिपेंडेंट है वो एक्सक्लूसिव नहीं होते। गॉट माई पॉइंट। चलिए इसको भी मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि ये हमारा आंसर है। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए। क्लियर। हम इसको एग्जांपल से भी कर सकते हैं बट हमारे पास ये ऑप्शन आ ही जाएगा। यहाँ पर 4 केसेज है हमारे पास। तो ये जो केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश, ये मैं आपको ना एग्जाम्पल करवा चुकी हूँ। दिस वाज द एग्जाम्पल नंबर 14। आई विल जस्ट शो यू। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 14 में मैंने आपको कराया था, यस ये रहा, कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी का मैंने आपको कराया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बी डैश। ऐसा ही कुछ यहाँ पर है ये कि ए बी डैश का क्या मतलब है। ए डैश बी डैश का मतलब हमारा हो जाता है, तो ये इसका क्या मतलब है भाई, ये एक्चुअल में हमने क्या देखा था, ये इंटरसेक्शन की ही फॉर्म थी। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ये असल में क्या है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब ध्यान देंगे जरा मेरी बात पर। 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी को देखो तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो ये चीज़ प्रोडक्ट में बदल जाएगी। तो हम इसको जरा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेपरेट भी कर रही हूँ मैं साथ साथ, तो माइनस यहाँ आ गया, माइनस यहाँ आ गया, और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और इसे मैं कर देती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर। इन दोनों को मैं कंबाइंड करके लिख देती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ, नहीं ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि हमारा आंसर ये आ रहा है, तो हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ आ जाइए, ध्यान देंगे
कि इन दोनों में से मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर तो 1 बच गया, कैन यू सी, यहाँ पर 1 बच गया और ये हो गया माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं और इन दोनों में से भी हमारा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमन आ रहा है। तो जब ये कॉमन आ गया तो यहाँ तो इस टर्म में तो 1 बच गया और ये सारा जब बाहर चला गया कॉमन में तो यहाँ हमारा बच गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और यही चीज़ जो है वो हमने राइट हैंड साइड में हमें दे रखी है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर, समझ आ रहा है भाई आपको ये? तो ये हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे बेटा जी एक्सरसाइज 13.2 के सभी क्वेश्चंस और एग्जांपल्स। अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, देन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।